गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा सेशन या टॉपिक किस विषय पे होगा, सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा कर लें। देखिए, तो आज हम बात करेंगे कुछ बैंकिंग कोड्स के बारे में। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में कुछ कोड्स होते हैं जिनका प्रायः हम सभी ने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन अक्सर हमें उनकी जो है इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है कि ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र में, जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए उन कोड्स में से कुछ कोड्स की आज हम जानकारी हासिल करें, उनके बारे में कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला हमारा बैंकिंग कोड होगा, उसका नाम है IFSC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, देन इसे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यह एक जो IFSC है, या तो इसे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है या तो इसे IFSC बोल दिया जाता है या IFSC कोड के नाम से भी कहा जाता है। तो यह एक 11 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक, यानी ये भी कह सकते हैं कि 11 डिजिट का या 11 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ठीक है, और सपोज अगर हमें किसी बैंक ब्रांच का पता करना है भारत में कहीं भी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, यानी हमारे देश का ही, हमारे देश में प्रयोग किया जाने वाला कोड है ये। अगर हमें भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की ब्रांच के बारे में पता करना है, क्योंकि हर एक बैंक की कई ब्रांच होती हैं, ठीक है, तो उनका पता करने के लिए यानी उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कोड्स बनाए गए हैं, ब्रांच कोड्स बनाए गए हैं, और हर एक ब्रांच का अपना एक यूनिक कोड होता है, और उसी यूनिक कोड के जरिए उस बैंक की ब्रांच का पता लगाया जा सकता है, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब जो ये IFSC कोड होता है, ये किस तरह से मतलब बैंक को मिलता है, अब ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं इसके लिए आप सभी को बता दूं कि IFSC कोड हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक या उसकी ब्रांच को जो है प्रदान किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। मतलब RBI के द्वारा किसी बैंक की ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है ये IFSC कोड, जो एक यूनिक कोड होता है उस ब्रांच के लिए। ठीक है, तो ये हो गया IFSC के बारे में। अब सपोज मान लीजिए IFSC की इम्पोर्टेंस कैसे हम जाने, तो कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि अल्फा न्यूमेरिक कोड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए, अल्फा न्यूमेरिक सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का ले लेते हैं एग्जाम्पल। देन कुछ इस तरीके से जो इसके 11 डिजिट पूरे में करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। BKID 0 1 2 3 4 5 6 11 डिजिट हो गए। ठीक है, जिसमें शुरुआत के 4 तो लेटर हो गए। ठीक है, और 5वां जो डिजिट है 0, ठीक है, उसके बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन उसके बाद जो 6 डिजिट आए हैं, ठीक है, वो अलग हो गए। मतलब ये 3 हिस्सों में इस कोड को, जो ये IFSC कोड है, इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। किस प्रकार? 11 डिजिट के इस IFSC कोड को 3 हिस्सों में या 3 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड कर रहे हैं आप, या किस तरह डिवाइड किया है RBI ने बैंक ब्रांच के लिए, वो जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, देखिए, जो BKID हो गया, मैंने जैसा कि कहा कि बैंक ऑफ इंडिया का हमने उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। देन BKID क्या है? ये
उस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस जो भी अल्फा न्यूमेरिक जो आईएफएससी कोड है, इसकी शुरुआत के 4 जो लेटर हैं, ठीक है, वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी हो, BKID बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, अगर इसकी जगह SBIN होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो जाता है। हर बैंक का अपने अलग होता है, ठीक है, उसके लेटर्स अलग होंगे शुरुआत के, और उसके लास्ट के 6 डिजिट जो होंगे वो अलग होंगे, जो मैं बताऊंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन BKID किसी बैंक को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये जो 4 लेटर हैं किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट के जो 6 डिजिट आ गए, 0 को अभी वहीं रहने देते हैं, BKID के बाद 0 आ गया, उसको वहीं रहने देते हैं, लेकिन उसके बाद जो 6 डिजिट आए हैं, ठीक है, वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। उस बैंक की जो ब्रांच है उसका कोड है वो 6 डिजिट लास्ट के। अब ये जो बीच में 0 बन गया, जो 5वें नंबर पे आ रहा था शुरुआत से, ये क्या है, इसका क्या महत्व है? देखिए, तो मैं आपको ये बता दूं, ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी ये हर बैंक का फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स क्यों होता है? फिक्स इसलिए इसको जो है इस डिजिट को कर रखा है क्योंकि संभवतः इसका भविष्य में वो बैंक उपयोग कर सके। सपोज मान लीजिए कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में जो डिजिट्स नहीं जो है पूरे हो पा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उन्हें नए सिरे से डिजिट की शुरुआत करनी है, एक कोड को देना है, एक कोड को नया सिरा देना है एक नए जो है कस्टमर्स के लिए, तब इस 0 का इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है कि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस 0 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल वो बाय डिफ़ॉल्ट हर बैंक के द्वारा 0 फिक्स होगा, ठीक है। देन ये हम IFSC कोड समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं IFSC कोड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। माइक IFSC कोड की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है ट्रांसफर, इसके बाद आ जाता है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनके ज़रिए कोई भी पेमेंट कर रहा है, कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, भारत में। और इसके अलावा भी मैं बताऊंगा आगे। सपोज अभी भारत को लेके चलते हैं, ठीक है, तो उसे IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर उसके पास IFSC कोड नहीं है तो वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब इन तीनों सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास IFSC कोड मौजूद नहीं है, ठीक है। IFSC कोड को इसीलिए बनाया गया है, अगर इस एक आसान शब्द में कहें कि ये एक बैंक की शाखा को पहचानने के लिए है, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये हो गया IFSC कंप्लीट हो गया। अब देखिए, मैं कुछ और भी बता दूं इसके बारे में। सपोज IFSC अगर आप देखना चाहें और इसके बारे में जानना चाहें, तो अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो सबसे पहले अपनी पासबुक उठाइए, ठीक है। पासबुक का आप जब पहला उससे जब जो कवर होता है ना उसको हटाएंगे, जो पहला पेज होगा उस पर आपको साइड में जो है IFSC करके उसके सामने एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है, ठीक है, वही होता है IFSC कोड। और इस तरह वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में एक पॉजिटिव या मतलब कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा भी सपोज आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपका जो है किसी बैंक में अकाउंट है, वो बैंक आपको जो है चेकबुक प्रोवाइड करा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि उस चेकबुक पर भी IFSC कोड को जो है लिखा हुआ है, उस पर भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसका जो लीफ साइड होता है वहाँ मेंशन होता है, मतलब एक ये चेक है, चेक मान लीजिए ये एक चेक है, जो चेक का ऊपरी हिस्सा होगा ना, ऊपरी हिस्सा, इसका एक लीफ पॉइंट होगा, यहाँ मान लीजिए ये एक चेक है, ये
एक चेक मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आपको जो है एक कोशिश करूँगा एक चेक की पिक्चर जो है साझा करने की आपके साथ। देन तब तक मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। जो चेक बुक है उसके जो टॉप पर IFSC कोड मेंशन किया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। वो ऐसी गाइडलाइन भी जारी की गई है RBI के द्वारा कि चेक पर जो है IFSC कोड भी मेंशन करिए, ठीक है। ये हो गया IFSC कोड। आई थिंक IFSC में इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ अब नहीं बाकी है। अब हमने जो है कुछ इसमें जो है IFSC को जानते समय कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ, जैसे IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या चीज़ें हैं? आप सभी के मन में ये विचार भी आया होगा कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरह काम करती है। कई लोग हमारे जो मित्र हैं वो जानते होंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई हमारे मित्र हैं जो शायद इससे अनजान हों, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा। और कई ऐसे मित्र हैं जो इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है इसे क्या कहते हैं, इसका टेक्निकल नेम क्या है, जिस सर्विस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आज आप सभी को इस बारे में क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं IMPS के ऊपर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखिए ये एक जो है एप्लीकेशन बाय मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस है। मतलब ये मोबाइल बैंकिंग कह सकते हैं इसको। हम जो मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं ना, कहीं भी जो है किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए कहीं भी फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो वही उसी जो है सर्विस को IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में, आज की जनरेशन में या करंट में हम सभी के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। IMPS जो बैंकिंग जो मोबाइल बैंकिंग है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना मोबाइल बैंकिंग। हम किसी भी वॉलेट के थ्रू तुरंत जो है पैसे पहुंचा देते हैं। और इमीडिएट इसीलिए आ रहा है कि तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र होता है, वो उसमें समय नहीं लगता है। सपोज मान लीजिए अगर कभी किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट भी आ रहा है तो इसमें आप अश्योर्ड रहिए, पूरी तरीके से आपको अश्योर्ड किया जाता है, आपको एश्योरेंस मिलता है कि आपका काम हो जाएगा। भले ही मतलब टेक्निकल फॉल्ट किसी तरह का आ गया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है जो टेक्निकल से इशू है, टेक्निकल से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे में उसे रिजॉल्व करके जिसके पास आपने वो ट्रांसफ़र किया वो पहुंच जाता है। अदरवाइज ऐसी समस्या कभी आती नहीं है, कभी कभी आ जाती है, तो ऐसा जो है पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब एक तरीके का एश्योरेंस मिलता है आपको इसमें कि आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, पैसा सही जगह पहुंच जाएगा जो आपने जिस नंबर को MMID का इस्तेमाल किया है। हमने MMID का पढ़ा था ना, मोबाइल मनी यानी मनी मोबाइल आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था टर्मिनोलॉजी में। तो वही रजिस्टर होना चाहिए और दूसरे पक्ष का रजिस्टर होना चाहिए, बस पहुंचा देगा। हम लोग अक्सर करते भी हैं इसके बारे में, तो आप सभी जानते होंगे कि किस तरह करना होता है, ठीक है। देन ये हो गया हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देन आ जाते हैं हम सेकंड पर, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अच्छा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैं सेकंड पे जाऊँ उससे पहले इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता दूं कि ये जो है जो सर्विस होती है इसमें किसी भी तरह का मिनिमम लिमिट नहीं होती है। आप कम से कम कितना भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस सर्विस के द्वारा, इस सुविधा के द्वारा, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है। जी हाँ, मैक्सिमम लिमिट इसमें होती है। पहले देखिए कुछ समय पहले तक 2 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट थी, लेकिन फ़िलहाल इसको जो है बढ़ा के अब 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ठीक है। अब आप सपोज़ क्योंकि ये सुविधा उठा रहे हैं तो इसका कुछ अपना चार्ज भी होता है, वो वेरी करता है बैंक टू बैंक पर। हर बैंक का अपनी जो पॉलिसी होती है वो अपने अनुसार जो है इस पर चार्ज भी लगाती है इस सुविधा पर। ऑलराइट, देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की तरफ। आखिर ये क्या होता है? देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, ये भी एक प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की एक सुविधा है जो कि भारत और नेपाल में इस सुविधा को मुहैया कराया जाता है। यानी इस सुविधा के माध्यम से आप
फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं भारत और नेपाल में। ठीक है, एनईएफटी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है जी, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है एनईएफटी की। एनईएफटी की देखिए भारत में तो नहीं है, एनईएफटी भारत और नेपाल दोनों में जो है वैध है, दोनों में वैलिड है। एनईएफटी हमारे देश का ही है, लेकिन इसको नेपाल में भी जो है वैलिड माना जाता है, वहाँ भी जो है, क्योंकि नेपाल से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी नेपालीज हमारे यहाँ काम करते हैं, अपने परिवार को जो है पैसा पहुँचाते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने और हमारी गवर्नमेंट ने मिलकर जो है आपस में जो भी सहमति बनाई हो इस चीज़ को लेके और बैंकों ने, तो वहाँ वैलिड है ये। तो पहले जो है नेपाल में एक देखिए मिनिमम लिमिट तो है नहीं, ना इंडिया में ना ही नेपाल में एनईएफटी के थ्रू जो है पैसा ट्रांसफ़र या रुपए ट्रांसफ़र करने की। भारत में मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन नेपाल में मैक्सिमम लिमिट है नेपाल के लिए। आप नेपाल में कुछ समय पहले तक मैक्सिमम जो है 50,000 तक ही ट्रांसफ़र कर सकते थे इस फैसिलिटी के तहत, लेकिन फ़िलहाल उसको बढ़ा के जो है 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जी हाँ, 2 लाख रुपए करंट में जो है 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद मैं बता दूं कि एनएफटी जो है कॉस्ट ऑफ चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब किसी भी तरह का जो है इस सर्विस पर चार्ज नहीं लगता एनईएफटी पर। ओके, और इसके साथ ही ये 24/7 365 डेज एक्टिव रहती है एनईएफटी। ओके, देन ये हो गया एनईएफटी हमारा, हम समझ गए होंगे एनईएफटी को। अब आ जाते हैं आरटीजीएस को, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, इसको मैं बताऊं उससे पहले एनईएफटी में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि देखिए जो एनईएफटी में हम लोग सपोज मानिए किसी व्यक्ति ने एनईएफटी के जरिए कहीं जो है फंड ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा एनईएफटी के माध्यम से, इसमें थोड़ा समय लगता है, तत्काल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एज एक ब्रांच के तहत कार्य किया जाता है, पर ब्रांच। ठीक है, पर ब्रांच कैसे? पर ब्रांच जो ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का होता है। सपोज मैं उदाहरण में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मान लीजिए कि 10 लोगों का एक बैच बना लिया, ब्रांच में कह गया वहाँ बैच है, पर बैच के हिसाब से जो है वर्क करता है। पर बैच पर 30 मिनट होता है, पर बैच की ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट की होती है। ठीक है, बैच कैसे? मान लीजिए कि 10 लोगों का एक बैच बना लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें एक बेहतर तरीके से। 10 लोगों का एक बैच बना लिया, 10 लोग एनईएफटी के माध्यम से सपोज मान लिए कहीं ट्रांसफ़र करा रहे हैं पैसे को। ठीक है, 10 लोगों का बैच बन गया। अब 10 लोगों का बैच बन गया तो उन 10 लोगों को एक साथ जो है उनका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस फैसिलिटी के माध्यम से एक साथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बैच आएगा ना उसमें भी 10 लोग इंक्लूड किए जाएंगे, तो या फिर जितने भी इंक्लूड किए जाएं उस बैच में, फ़र्क नहीं, इससे ये नहीं कर पड़ता कि 10 ही किए जाएं, कितने भी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड बैच होगा वो आफ्टर 30 मिनट बाद आएगा, मतलब 30 मिनट के बाद सेकंड बैच होगा। इस तरह 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये तत्काल प्रभाव से मनी ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि इसे थोड़ा समय लग जाता है एनईएफटी को, कहीं भी आप इसके जरिए जो है मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है? देखिए, ये एक तत्काल प्रभाव से कार्य करने वाली जो है एक सुविधा है। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए जो मिनिमम लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए तक जो है सीमित की गई है। मिनिमम लिमिट, अगर आपको इसकी सुविधा के तहत कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपके जो कम से कम जो राशि है, अमाउंट है, वो 2 लाख रुपए तक होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम इस सुविधा के तहत कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो आरटीजीएस है वो सिर्फ भारत में ही लागू है, इसके अलावा किसी दूसरे देश में इस सुविधा को जो है हमारे बैंक्स या हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो मुहैया नहीं कराता। ओके, देन आरटीजीएस में हम कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर देते हैं, बता देता हूँ कि इसका अपना एक चार्ज होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है आरटीजीएस।
ठीक है, तत्काल प्रभाव से ये सेवा दे रहा है, इसका अपना एक चार्ज होता है। चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए मान लीजिए 2 लाख, मान लीजिए नहीं है ऐसा, 2 लाख से 5 लाख तक अगर आरटीजीएस के माध्यम से आपने फंड ट्रांसफर किया तो आप पर जो है चार्ज लगाया जाएगा लगभग 24.5 रुपये और 18% जीएसटी। आप जो भी फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर 18% जीएसटी भी लगाया जाएगा, और 24.5 रुपये जो है आप चार्ज, उसकी फीस चार्ज वैसे भी है। ठीक है, अगर 5 लाख से ऊपर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप पर जो चार्ज होगा वो होगा लगभग 49.5 रुपये तो चार्ज होगा, रुपये होगा, और 18% जीएसटी उस पर भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आरटीजीएस। ठीक है जी, एंड आरटीजीएस कंप्लीट हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएफएससी कोड जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, और इसके अंतर्गत जो कुछ शब्द आ गए थे, टर्मिनोलॉजी आ गए थे, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जो कि 3 थे, आईएमपीएस और एनईएफटी एंड थर्ड था आरटीजीएस। चलिए जब इनकी बात कर ही रहे हैं तो एक की बात और कर लें, जिसे कहते हैं ईसीएस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए ये होता है ये सेल्फ सेटलमेंट वाला मतलब एक फैसिलिटी होती है। इसको मैं ऐसे आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे हम लोगों ने कई बार जो है, हम मान लीजिए किसी भी जो है फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी भी मतलब किसी का भी बिल पेमेंट किया आपने, मान लीजिए लाइट का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, किसी तरह की ईएमआई हो गई, उसकी ईएमआई हो गई, या अदर इस तरह का जो ऐसा ट्रांजैक्शन जो हर महीने या हर एक स्पेसिफिक डेट या पर्टिकुलर डेट पर हम करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, तो कई बार आपको ऑप्शन दिखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन आता है, एक सेल्फ ऑटो पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, एक ऑटो पेमेंट का ऑप्शन कि वो स्वतः ही पेमेंट हो जाएगा अगर आप उसको एक्टिव कर दें। जब भी वो बिल आपका, जब भी वो डेट आएगी, स्पेसिफिक डेट, और आपका बिल आएगा, तो वो आपको अब पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटो अपडेट हो जाएगा, ऑटो पे हो जाएगा, और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा उतना पैसा। ठीक है, तो इस सुविधा को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहते हैं, ईसीएस। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हो गई। अब मैं आपको क्योंकि मैंने आपको 4 चीज़ें इनमें बता दी है, बता रहा था आईएफएससी के बारे में बताई, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी के बारे में जब मैं बात कर रहा था, आईएफएससीओ सॉरी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी ओके, आईएफएससी। देन मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो ये चीज़ें निकल के आई। देन मैं आपको बता दूं, इसमें अब ये जो डिजिटल पेमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट है, ठीक है, तो एक तो हो गया रियल टाइम सेटलमेंट, एक हो गया डिलेड सेटलमेंट। अब डिलेड सेटलमेंट और रियल टाइम सेटलमेंट में कौन कौन सी आ जाती हैं इन चारों में से? देखिए पहले डिलेड की बात कर लें। डिलेड में आ जाता है एनईएफटी आ जाएगा, ठीक है, और एनईएफटी के बाद जो है ईसीएस आ जाता है। और वहीं रियल टाइम सेटलमेंट में जो है आरटीजीएस आ जाता है और आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस आ जाता है, ठीक है। और ये जो है पीएसएस एक्ट 2007 के अंडर में ये जो है डिजिटल पेमेंट आते हैं, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इन्हें जो है रेगुलेट किया जाता है, इन्हें देखा जाता है, ठीक। तो जो आईएमपीएस सुविधा है ना, इंडियन पेमेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है,
वो जो है एनपीसीआई के द्वारा ही लॉन्च की गई थी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 यानी 2010 में इसे लॉन्च किया गया था इस सुविधा को। एनपीसीआई क्या होता है इसके बारे में हम कभी पूरी जो है एक चर्चा करेंगे, अलग से करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आईएफएससी कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसके बारे में आज इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में जब भी हम मिलेंगे, देन अदर बैंक कोड के बारे में बात करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि क्योंकि ज़्यादा कोड है नहीं, बैंकिंग कोड कम ही है, कि सभी को कवर कर लें। एक नेक्स्ट आएगा MICR, उसके बाद हम CIF की बात करेंगे, देन हम स्विफ्ट कोड की बात करेंगे। स्विफ्ट कोड थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोशिश हम करेंगे कि जो है कल कम से कम 2 बैंकिंग कोड तो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।